नमस्कार एवरीवन। मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देती हूँ. दिस यू कैन सी इज़ द चैप्टर 7 ऑफ मोस्ट ऑफ़ यू मस्ट बी फेमिलियर विद इट. ये जोग्राफ़ी की 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है. आप देख सकते हैं द टॉपिक इज़ कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. सो व्हाई एम आई हियर स्पीकिंग and recording this video is because geography is difficult for me. It has a lot of concepts all coming together and I have not paid heed to it during my school. So yes, also I did not have geography in my 11th and 12th, so I did not study it very well. But now since I am appearing or going to be appearing for exams, I have to study. तो बचपन से आई हैव एन आदत कि जो भी सब्जेक्ट आई फाइंड डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज और टू अंडरस्टैंड पर से, तो मैं उसको पढ़ाने लग जाती हूँ. आई हैव रेड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड आई थॉट द लास्ट रिजॉर्ट इज़ पढ़ाना. तो हियर आई एम, खुद को ही पढ़ा रही हूँ. इफ़ एनी ऑफ यू इज़ कमिंग अक्रॉस दिस वीडियो, you can simply ignore, skip it. This is not for views, not for anything, because it's not worthy of that. It's just कि मैं पढ़ा रही हूँ अपने आप को and putting it on YouTube, ताकि एक accountability का factor मेरे पास रहे. When I see and scroll through my feed, then I should see that I did this chapter nicely. ठीक है, तो हम छोटे छोटे इकाई से शुरू करेंगे. ये चैप्टर 7 है, बहुत छोटा 2 पेज का चैप्टर है. इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मुझे लगता है मुझे थोड़े क्लियर हैं, तो बिगिन करते हैं. ठीक है. दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट कि एटमॉस्फेयर हमें क्यों ज़रूरी है. राइट, वी ईट फूड एंड वी ड्रिंक वाटर एंड एवरीथिंग. इफ़ 11th क्लास स्टूडेंट इज़ वॉचिंग, तो फॉर दैट आई विल एंगेज देम, क्योंकि बड़े लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है. ओके, सो एटमॉस्फेयर ज़रूरी क्यों है? बिकॉज इट हैज़ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव. इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव. ठीक है, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है. तो ये पैराग्राफ उसी के बारे में बात कर रहा है. नाउ इसके अंदर लाइफ गिविंग गैसेज है. एज आई सेड, लाइफ गिविंग गैसेज आर ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स. राइट, ठीक है. जो एयर है वो अर्थ के मास का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एंड 99% ऑफ दैट एयर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द अर्थ्स मास, वो 32 किलोमीटर्स तक कन्फाइंड है. अगर ये अर्थ का सरफेस है और ये 32 किलोमीटर्स है, तो यहाँ तक जो एयर है 99% यहीं पे कन्फाइंड है. अब ऊपर 1%, अब जो लेयर्स हैं वो तो बहुत ऊपर तक जाती हैं, अराउंड 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर जाता है. तो बाकी इतना रेरिफाइड क्यों है? बिकॉज बहुत हीट है ऊपर, इसीलिए बहुत दूर है. ये आगे हम क्लियर करेंगे. और जो एयर है वो कलरलेस और ओडरलेस है. नाउ डेज पोल्यूशन के इफेक्ट से हम पोल्यूशन डोम देखते हैं, तो दैट सीम्स ब्राउन, बट अल्टीमेटली वो डस्ट पार्टिकल्स और पोल्यूटेंट्स हैं. एयर जनरली, नॉर्मल एयर इज़ ओडरलेस एंड कलरलेस. ठीक है, अब हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं. एटमॉस्फेयर जो है, एयर और एटमॉस्फेयर आई यूज़ इंटरचेंजेबली. तो जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर गैसेस हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं. जो वाटर वेपर है दैट इज़ ऑल्सो गैस. वाई? बिकॉज एक होता है वाटर, एक होती है स्टीम और गैस और वाटर वेपर, और एक होता है आइस विच इज़ सॉलिड फॉर्म. दिस इज़ लिक्विड, दिस इज़ गैसियस फॉर्म एंड दिस इज़ सॉलिड. ठीक है, तो आगे चलते हैं. अब हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है दैट इज़ बियॉन्ड 120 किलोमीटर. आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो है अर्थ का सरफेस है, ग्राउंड है, एंड दिस इज़ 120 किलोमीटर. तो यहाँ पूरे में आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी. एज यू गो अप कम होती जाएगी. ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं वो आपको 90 किलोमीटर तक मिल जाएंगे. तो यहाँ पे आपको CO2 एंड H2O मिल जाएगा. ठीक है, ठीक है. अब जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये सन है एंड ये अर्थ. ठीक है, यहाँ पे लीजिए अर्थ को. ठीक है, अब यहाँ से कुछ रेडिएशंस आई, तो ये हो गई इनकमिंग सोलर रेडिएशंस. ठीक है,
इनके बीच में कहीं पे CO2 प्रेजेंट है, राइट। अब यहाँ से जो ये रेडिएशंस हैं ये रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, यहाँ पे हर जगह CO2 प्रेजेंट है, ये रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। अब जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेंगी तो जो अर्थ जो रोटेशंस को रेडिएशंस को भेजता है उनके लिए CO2 इज़ ओपेक एज वी सॉ, ठीक है। बट जो सन रेडिएशंस भेजता है उनके लिए इट इज़ ट्रांसपेरेंट। तो इससे हमें क्या समझ आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स द अर्थ टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर, दैट इज़ वाई लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ। अब जो CO2 है इट्स अ गुड गैस फॉर अस until it is in a defined quantity. When it increases तो एक्स्ट्रा हीटिंग होगी, जो हमने देखा हीटिंग का इफेक्ट। वो हीटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि रेडिएशंस अंदर आ गई। अब जितनी चाहिए थी रख ली अर्थ ने, वापस भी तो जानी है, वापस जाएगी तो CO2 रोक लेगा। अब जब बहुत सारी रेडिएशंस आ रही हैं और बहुत सारा CO2 हो गया, हर जगह CO2 फैल जाएगा, तो वो सारी रेडिएशंस को ब्लॉक करने लगेगा। जब वो धीरे धीरे ज़्यादा रेडिएशंस को ब्लॉक करेगा तो गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेज इज़ कॉन्स्टेंट बट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन राइजिंग, तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। अब आते हैं ओजोन पे। ओजोन एक अनदर इम्पॉर्टेंट गैस है। वाई इज़ ओजोन इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर, एक फ़िल्टर की तरह काम करता है और अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ये अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सन से कुछ UV रेज़ आती हैं, उनको जो ओजोन है वो ब्लॉक करता है और अर्थ तक नहीं जाने देता, ठीक है। इनसे हमें कैंसर होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं वाटर वेपर्स पे। तो जो वाटर वेपर्स हैं इट इज़ ऑल्सो वेरिएबल गैस विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। एज वी गो अप H2O will decrease, which means water vapors is inversely proportion to altitude. जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में डिक्रीज होती जाएंगी, क्योंकि एक पॉइंट के बियॉन्ड, जैसे आप देखेंगे जो क्लाउड्स हैं, व्हेन दे आर वेरी ब्लैक, व्हेन दे आर वेरी डार्क, देन वी थिंक दैट अब बारिश होगी, क्योंकि वो बहुत हैवी हो गया है, देयरफॉर उसका कलर भी बहुत पास पार्टिकल्स है, इट इज़ डार्कर, राइट। तो बहुत दूर नहीं जा सकते बिकॉज इट बिकम्स हैवी। और जो ट्रॉपिक्स हैं उसके अराउंड इनकी हमें क्वांटिटी 4% मिल सकती है, और जो डेजर्ट और पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे, ड्राई एंड कोल्ड एरियाज ऑफ डेजर्ट्स एंड पोलर रीजन्स, वहाँ पे लेस देन 1% मिलती है। अब ऐसा सिंपली इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो इक्वेटर है उस पर ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, सीधी सनलाइट पड़ रही है, बल्कि जो पोल्स हैं वहाँ पे स्लैंटिंग और कम सनलाइट दूर से पड़ रही है, तो वहाँ पे जो वेपर्स हैं उनकी फॉर्मेशन ही इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, सिंपल। तो वाटर वेपर क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट allowing the earth neither to be too cold nor to be too hot. Now water vapor also contribute in the stability and instability in the air. इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, then we will understand it, ठीक है। अब हम डस्ट पार्टिकल्स पे आते हैं। अब जो डस्ट पार्टिकल है उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। क्या क्या सोर्सेज हैं, सी के जो सॉल्ट्स हैं, फाइन जो सॉइल है, स्मोक की जो सूट है, ठीक है, उससे भी, ऐश, राख, पॉलन जो फ्लावर्स के ऊपर होता है, पॉलन ग्रेन, डस्ट, आई थिंक दैट पॉलन ओनली बट आई विल चेक इट, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग। और डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल जो मिटियोर्स के हैं, बहुत फाइन हो गए हैं, नाउ दे आर फ्लोटिंग इन द एयर, ठीक है। अब जो डस्ट है दैट इज़ ऑल्सो इन द लोअर लेयर्स, वाई, बिकॉज it is not too heavy to stay on the ground but it is also not too light to go like 400 kilometers and beyond, उतना दूर तो जा ही नहीं सकती है, ठीक है। बट जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं वो इनको और ऊपर भी लेके जा सकते हैं नॉर्मल हाइट से। अब हम समझते हैं कन्वेक्शनल करंट क्या है। आप इमेजिन कीजिए कि ये एक स्टोव है, ठीक है, इसके ऊपर ये आपने एक पॉट रखा है, इसमें आपने डाला है पानी, ठीक है। अब यहाँ पे फायर है। अब ये जो पानी है नीचे का और ये है ऊपर का पानी, ये है कोल्ड बिकॉज ये दूर है गर्म महत से, और ये है हॉट, ठीक है। तो ये जो हॉट वाटर है इट विल वांट टू गो अप, वाई, बिकॉज ये जो पार्टिकल्स थे बहुत दूर दूर हो गए, ठीक है, और ये पास पार्टिकल्स हैं तो इनको जगह ज़्यादा चाहिए, ये ऊपर जाएंगे तभी तो एस्केप कर पाएंगे ना,
तो ये धक्का मारते हैं यहाँ वाले पानी को और ये ऊपर चले जाते हैं। तो जो यहाँ पे पानी था वो डिस्प्लेस होकर इधर आ गया, यहाँ पे भी तो पानी है तो ये नीचे आ गया, तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, ये ऐसे आ गया पानी, ठीक है। और यहाँ पे जो पानी है इसने इसको फिर पुश किया, गर्म तो अपने आप ही ऊपर जाए जा रहा है। तो ये कैसे होता है कि ये गर्म पानी ऊपर गया, फिर यहाँ वाला जो पानी था वो नीचे आ गया, ठीक है। तो दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग, फिर ये वाला पानी गर्म, ये वाला पानी गर्म होता है और फिर ये फिर ऊपर चला जाता है। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, ठीक है, अनलेस सारा पानी इवेपोरेट हो जाए, है ना। तो ये जो करंट्स हैं, कोल्ड वाटर का नीचे आना और हॉट वाटर का ऊपर जाना, या कोई भी हॉट गैस का या हॉट लिक्विड का ऊपर जाना और कोल्ड का सबसाइड करना और फिर हॉट होके उसका ऊपर चले जाना, इसको कन्वेक्टिव करंट सिंपली लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। तो जो कन्वेक्टिव करंट्स होते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं एयर में, उनका क्या है कि इक्वेटर के अराउंड या फिर जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, लो प्रेशर एरिया होता है। अब लो प्रेशर एरिया से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बट जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है इक्वेटर पे, वहाँ बहुत गर्मी है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, ऊपर जाती है, और यहाँ वाली एयर जो है, ये जो ठंडी एयर है, यहाँ इक्वेटर पे आके सबसाइड करती है, ठीक है। मतलब इक्वेटर पे आके सबसाइड नहीं करती, इक्वेटर पे आके फिर गर्म होती है, फिर वहाँ से उठ जाती है। तो ये कन्वेक्शनल करंट्स हैं। तो ये जो करंट्स होते हैं बहुत तेज़ होते हैं और इनसे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो और ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, ओके। अब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमें हेल्पफुल कैसे हैं, अब डस्ट भला कैसे हेल्पफुल हो सकती है, जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई का काम करती है। इसका मतलब क्या है कि ये डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, इसने अपने अराउंड वेपर को चिपका लिया, ऐसे सब डस्ट पार्टिकल्स ने वेपर्स को चिपका लिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब जो वेपर थी वो इसके अराउंड कंडेंस हो गई, मतलब वेपर को कंडेंस होने के लिए कोई सरफेस तो चाहिए, वो सरफेस बन गई डस्ट, इसके अराउंड वेपर कंडेंस होकर ड्रॉप बन गई। अब ये ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होकर क्लाउड्स बनाती हैं, फिर बारिश हो जाती है। अब जहाँ पे इक्वेटर है वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होंगी, वाटर वेपर ज़्यादा होंगी तो वो डस्ट जो है वो सरफेस की तरह ज़्यादा काम कर पाएगी। तो आप ऐसा समझिए कि इक्वेटर्स पे जो यहाँ लिखा है, डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई एंड देयर हायर कंसंट्रेशन ऑफ देम इज़ फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड्स एंड इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। अभी आप समझिए क्यों हुआ है। The higher concentration of dust particles is found in subtropical and temperate regions due to dry winds. Winds are dry, they don't have any water that will condense over them. But जो इक्वेटोरियल रीजन्स है वहाँ पे कंडेंस हो जाता है उसके अराउंड पानी, ठीक है। पोलर का आई हैव टू चेक, बट एनीवेज इट्स नॉट अ टीचिंग लेक्चर, इट्स जस्ट फॉर मी, सो just ignore it, but I will सर्च इट, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इसके अंदर अलग अलग डेंसिटी होती है और अलग अलग टेम्परेचर होता है। डेंसिटी सरफेस के पास सबसे ज़्यादा होगी, ये तो सिंपल लॉजिक है, क्योंकि सरफेस के पास सबसे भारी चीज़ रहेगी। इफ़ अ फैट पर्सन लाइक मी हैज़ टू जंप, तो वो इतना ही जंप कर पाएगा, वेयर एज अ थिन पर्सन, अ स्लिम फिट पर्सन हैज़ टू जंप, तो वो इतना जंप कर पाएगा। सिमिलरली जो डेंसर चीज़ होगी वो सरफेस के पास रहेगी और जो कम डेंस चीज़ होगी, जो लाइट चीज़ होगी, वो फ्लोट करेगी, ऊपर तक जाएगी, ठीक है। तो जो ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें होती हैं, ज़्यादा डेंसिटी होती है वो सरफेस के पास मिलती है और कम डेंसिटी सरफेस से दूर मिलती है। डेंसिटी इज़ हाईएस्ट नियर द सरफेस एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स। अब आप इसको कैसे याद करेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये है हमारा डायग्राम, इसको आप ध्यान से देखिए। पहले तो ये देखिए, ये जो नीचे वाली लाइन है ये टेम्परेचर बता रही है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ पे आते आते नेगेटिव में है, मतलब एज यू गो टुवर्ड्स द लेफ्ट तो जो टेम्परेचर है दैट इज़ डिक्रीजिंग। सबसे पहला जो हमारा लेयर है दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, दैट अप टू 80 किलोमीटर दैट इज़ अप टू मीजोस्फेयर, ये हमारा है होमोस्फेयर, और यहाँ पे आके हेट्रोस्फेयर हो जाता है।
होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी है कंपोनेंट्स ऑफ एयर हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, सब कुछ ये सब यूनिफॉर्म होते हैं। मतलब यहाँ जितना ऑक्सीजन उतना ही यहाँ, यहाँ जितना उतना ही यहाँ, मतलब सेम ही अमाउंट पे ऑक्सीजन हर जगह प्रेजेंट होगा। वेयर एज, और सब पार्टिकल्स के साथ ऐसा है, वेयर एज जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एक लेयर किसी एक पार्टिकल की, दूसरी किसी दूसरे की, फिर ऐसे करके, मतलब हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड होमो मीन्स सिमिलर। ठीक है, ओके। तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो हमारी फर्स्ट लेयर है। ये 0 to 10 किलोमीटर, मतलब 13 किलोमीटर होती है ऑन एन एवरेज। पोल्स पे जो ये है, ये पोल है हमारा, ठीक है, ये अर्थ का पोल है, और ये इक्वेटर है, ठीक है, ये भी पोल है। यहाँ पे ये अराउंड आपको मिल जाएगी 18 भी मिल जाएगी, आई थिंक इट्स 18 ओनली, यस। एंड यहाँ पे आपको 8 ही मिलेगी। अभी ऐसा क्यों होता है अभी समझते हैं। पहले एक बार आप ये ट्रोपोस्फेयर समझ लीजिए। तो ट्रोपोस्फेयर है वो हमारी फर्स्ट लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर हमारी सेकंड लेयर है, मीजोस्फेयर हमारी थर्ड लेयर है, एंड थर्मोस्फेयर फोर्थ, एंड एक्सोस्फेयर फिफ्थ। ये दिस इज़ द लीस्ट टॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो अब जो ट्रोपोस्फेयर है इसके अंदर जितनी भी बायोटिक लाइफ है वो सारी यहीं एग्जिस्ट करती है। जितने वेदर कंडीशंस, जितना क्लाइमेट एक्सेट्रा, सब कुछ यहीं पे है, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर हमारे सबसे ज़्यादा मतलब का है, सबसे ज़्यादा रिसर्च भी इसी के ऊपर ही हुई है, ठीक है। अब पोल्स के ऊपर ये छोटी क्यों है और ये इक्वेटर पे बड़ी क्यों है, इसकी एवरेज हाइट 13 है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पोल्स के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा दूर दूर हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, वो ज़्यादा गर्म हो रहे हैं तो वो दूर होते जा रहे हैं। जैसे अगर पानी को गर्म किया जाएगा तो वो वेपर बन जाएगा, एज इन उसके पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, जगह बढ़ जाएगी। सिमिलरली इक्वेटर पे होता है, लेकिन इसका उल्टा होता है पोल्स पे। पोल्स पे उल्टा क्यों होता है? पार्टिकल्स पास पास हैं। क्यों? क्योंकि हीट ही नहीं मिल रही है, वो दूर हो ही नहीं पा रहे हैं, वो बहुत पास पास रहते हैं। इसीलिए ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है वेरी करती है। ट्रोपोस्फेयर इज़ नथिंग बट एयर, राइट, एटमोस्फेयर, राइट, इट इज़ कंसिस्टिंग पार्टिकल्स ओनली, एंड दोज पार्टिकल्स इफ हीटेड इट स्वेल्स अप, इट एक्सपैंड्स, अदरवाइज इट स्टेज क्लोज। तो वो पोल्स पे होता है क्लोजनेस वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। अगर आपको ये क्रोनोलॉजी याद ना हो तो आई हैव अ सिंपल मेथड। टी से टेरेस्ट्रियल होता है एंड टी से ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमारी जो है ओजोन लेयर होती है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है दिस इज़ अराउंड अप टू, इट इज़ अप टू 50 किलोमीटर्स, और इसका पोल्स पे आप लगा लीजिए 8 किलोमीटर से शुरू हो जाएगा और इक्वेटर पे 18 से शुरू होगा। तो बियॉन्ड 18 इक्वेटर्स से लेके अप टू 50 तक ये है, आपको ये याद रखना है। फ्रॉम 0 to 50 स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर दोनों ख़त्म है। ये आफ्टर ट्रोपोस्फेयर 50 किलोमीटर्स और नहीं है, ये 0 से लेके 50 किलोमीटर्स तक स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ओजोन है हमारी। अब ओजोन क्या करती है, जब ऐसे बोलते हैं ना ओजोन डिप्लीशन हो रही है तो हमें बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ओजोन क्या करती है, ओजोन यूवी रेस को अब्जॉर्ब करती है, फिल्टर करती है, हमने अभी पढ़ा ना। तो अगर ओजोन कम हो रही है तो इसीलिए आजकल सब लोग बोलते हैं सनस्क्रीन लगाइए। तो एस फॉर सनस्क्रीन एंड एस फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए ट्रोपोस्फेयर के अंदर लैप्स रेट दिखता है, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, इसको आप ऐसे समझिए, ये आप देखिए, ठीक है, ये है एक यूनिट, आप देख लीजिए 1 यूनिट वी आर कंसिडरिंग इज इक्वल टू 165 मीटर, ठीक है। अब ये हो गई 0 यूनिट, ये हो गई 1 यूनिट, ये हो गई 2 एंड ये हो गई 3, ठीक है। तो ये जो एक यूनिट का पोर्शन है दिस पोर्शन इज़ 165 मीटर। सिमिलरली दिस पोर्शन इज़ ऑल्सो 165, ऐसे ही 2 to 3। अब नॉर्मल लैप्स रेट क्या कहता है कि विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड दैट इज़ फ्रॉम 0 to 1, 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर के बाद 1 डिग्री और माइनस हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री और माइनस हो जाएगा। मतलब जो 0 यूनिट के ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस था वो 3 पे जाके 3 माइनस हो गया, तो मतलब वो 7 डिग्री सेल्सियस रह गया। समझे आप? तो इसको लैप्स रेट कहते हैं। दैट इज़ विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड द टेम्परेचर विल डिक्रीज। सो
इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। व्हाट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर is inversely proportional with altitude, but this is the case only and only in troposphere. उसके beyond नहीं, उसके beyond उल्टा है, मतलब अभी हम देखेंगे किस में क्या हो रहा है। बट ट्रोपोस्फेयर के अंदर आप देखिए 20 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे ऊपर गए अप टू 13 किलोमीटर तक पहुँचे, तब तक क्या हुआ, टेम्परेचर जो है गिर के -45 के अराउंड हो जाता है। तो हम देखते हैं कि -45 टेम्परेचर जाता है ओवर द पोल्स एंड 80 डिग्री सेल्सियस रहता है इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा क्यों रहता है? बिकॉज इक्वेटर इज़ मोर हीटेड अप। ओके, अब ये है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, टेम्परेचर आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग, विद हाइट इट्स इंक्रीजिंग। वाई? बिकॉज ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये ओजोन को अब्जॉर्ब करता है। जब ओजोन को अब्जॉर्ब करता है तो फिर हीट जनरेट करेगा, क्योंकि अब्जॉर्ब करने के बाद उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना ओजोन को, ऐसा तो है नहीं उसने लिया और ब्लैक होल की तरह इनगल्फ कर गया। तो हीट जनरेट कर रहा है, इसीलिए विद इंक्रीजिंग हाइट, as the height increases temperature also increases, which means temperature is directly proportional to height here or altitude, ठीक है, in stratosphere। अब हम आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो है ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर को जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो है स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर को गुड नाइट लेयर भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मीजोस्फेयर है उसके अंदर अब देखिए मिटियोर्स जो हैं वो बर्न अप हो जाते हैं। और ये ठंडा क्यों है? अब आप देखेंगे दोबारा से ये जो है हमारी जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे टेम्परेचर गिर रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अब्जॉर्ब करने के लिए कुछ खासा है ही नहीं। यहाँ पे अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ही नहीं है चीज़ों की जो अब्जॉर्ब कर सके, तो जनरेशन ऑफ हीट ही नहीं है, तो ज़्यादा काम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये गुड नाइट लेयर है, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट इतनी गैसेस तो हैं जिसकी वजह से मेटियोर्स को फ्रिक्शन मिलती है और वो जल के राख हो जाते हैं, ठीक है। सो इट्स अ गुड नाइट लेयर, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है थर्मोस्फेयर से मीजोपॉज। फोर्थ लेयर है हमारी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का जो है टेम्परेचर फिर से हम देखेंगे बढ़ता जा रहा है। अब ये क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे सोलर एक्टिविटी का बहुत चक्कर है, बहुत यहाँ पे सोलर एक्टिविटी का इम्पैक्ट है, इसीलिए ये बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे कि मीजोपॉज से बियॉन्ड हेट्रोस्फेयर शुरू हो जाता है। यहाँ मीजोपॉज से नीचे तक यहाँ पे होमोस्फेयर चल रहा था, ठीक है। तो दो कैटेगराइजेशन है, एक कंपोनेंट्स के बेसिस पे और एक हाइट के बेसिस पे आप देख सकते हैं। और जो एक्सोस्फेयर है इट इज़ द लीस्ट टॉक्ड अबाउट, इससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रखते ना सब लोग, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन आप देखेंगे एक्सोस्फेयर में पर्टिकुलर जो सिंगल पार्टिकल हैं वो बहुत ही दूर हैं, क्योंकि वो बहुत ही गर्म है। इंडिविजुअली तो इनका आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हो सकता है, आई थिंक 1000 डिग्री सेल्सियस, आई रेड समवेयर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू शुड चेक इट। बट सिंस ये आपस में कोलाइड ही नहीं कर रहे हैं तो न्यू हीट जनरेट ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, बट इट्स नॉट वेरी मच टॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो ये तो सारा इधर वाला तो हमने पढ़ लिया। और यहाँ पे देखें तो ओजोन लेयर भी हमने देख लिया, मीजोस्फेयर टेम्परेचर आर डिक्रीजिंग विद एल्टीट्यूड, दिस वी ऑल रेड। अच्छा, आयनोस्फेयर रह गया। अब आयनोस्फेयर इज़ लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर्स। ये आप किलोमीटर्स देखना, 80 to 400 किलोमीटर्स कहाँ पे है? दैट इज़ इन थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में आयनोस्फेयर है। आयनोस्फेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयन्स है। आयन्स क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये चार्ज्ड क्यों है? ये सोलर रेडिएशंस की वजह से ही चार्ज हैं, एज़ फार एज आई रिमेंबर। तो यहाँ से क्या होता है कि इसको आयनोस्फेयर बोलते हैं। अब ये काम क्या करता है कि जो ये देखिए, जो अर्थ से हम रेडियो वेव्स भेजते हैं वो आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, और हमारे जो भी मैकेनिज़म्स हैं, मतलब रेडियो वेव्स के थ्रू जो चलने वाले हैं, वो सारे के सारे काम करते हैं, ठीक है। और जो टेम्परेचर है यहाँ पे इट इंक्रीजेज विद हाइट, और जो अपर मोस्ट लेयर है वो एक्सोस्फेयर है। ये हाईएस्ट लेयर है, बहुत रेरिफाइड है, और ये ग्रेजुअली आउटर स्पेस के अंदर मिक्स हो जाती है, ठीक है। Although all layers of atmosphere must be exercising influence on Earth, geographers are not concerned with anything beyond 2 layers, क्योंकि वही पास में और इतनी रिसर्च भी नहीं हो पाई है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के क्या एलिमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं।
main elements of atmosphere which are subject to change and which influence human life are temperature, are pressure, are winds, humidity, clouds, and precipitation. Now one thing you should learn is precipitation is not only rain. Rain is precipitation in form of liquid, of water, of rain is associated with water, a liquid form of वाटर, ठीक है, वाट इज़ द लिक्विड फॉर्म. बट जैसे अगर स्लीट्स हैं या हेल्स हैं, ठीक है, तो वो दैट्स नॉट लिक्विड फॉर्म, तो दे हैव डिफरेंट नेम, बट प्रेसिपिटेशन आप समझ लीजिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर फॉलिंग डाउन ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ये सब हम 8 और 9 और 10 चैप्टर में देखेंगे. इसके आप क्वेश्चंस देख लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंस्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर? सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है. एटमोस्फेरिक लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स इज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सी है? हम तो ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस. वैसे स्ट्रेटोस्फेयर भी इंपॉर्टेंट है. मीजोस्फेयर मिट्योर्स को रोकती है. आयनोस्फेयर रेडियो वेव्स भेजती है. स्ट्रेटोस्फेयर क्या करती है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन है, तो ओजोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सी सॉल्ट, पॉलन, ऐश, स्मोक सूट, फाइन सॉइल, ये किससे एसोसिएटेड है? डस्ट पार्टिकल से. ऑक्सीजन गैस इज इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट व्हाट हाइट? एट 120 किलोमीटर्स. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ओपेक टू आउटगोइंग? ये कौन सी गैस है जिसको सब लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये क्वेश्चंस आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस बाय योर ओन. खुद ही ऐसा एक बार सोच लीजिए, दैट मस्ट बी इनफ. तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ 7 चैप्टर and we'll meet with a new topic. I think the 8th chapter, that is solar radiation, heat balance and temperature. This only took 26 minutes, so I think next time we'll be doing up to heating and cooling of atmosphere, या फिर हम यहाँ तक शायद करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए this much. If you were watching, thank you, and if there are any suggestions or mistakes you can point out and correct, most welcome. We'll meet with another video of geography. Take care.